मायावती की सियासत में जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिली है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ समीकरण बनाए थे, एक गठबंधन का प्रयास हुआ था, उनको फायदा भी मिला, उनकी 10 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी को अलबत्ता उतना फायदा नहीं हुआ, 5 सीटों पर वो सिमटती दिखाई दी। इसके बाद में ये समीकरण दोबारा बनता है, इसकी बहुत कम उम्मीदें हैं। हालांकि बसपा और सपा कई बार साथ में आ चुके हैं। इसके बाद में कहना गलत नहीं कि कोई भी समीकरण उत्तर प्रदेश में बन सकता है। अब उत्तर प्रदेश के समीकरण पर फोकस करते हैं जहां मायावती है। मायावती कैसे इन नतीजों को प्रभावित कर सकती है। उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा सीटों के लिहाज से ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। कहा जाता है केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। लिहाजा मायावती जो है वो इस बात को लेकर बहुत इस बार सभी की नज़र उनकी तरफ रहेगी कि वो किस ओर जाती हैं। अभी तक जो समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं उसमें अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में एक युति बनती दिखाई दे रही है। मैंने एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट आपको दिखाई है इससे पहले कि कांग्रेस और, हालांकि अब तो ये मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं, उस समय पर वो मंच पर साथ में आएंगे नहीं आएंगे को लेकर प्रश्न चल रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ में चुनाव लड़ना ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। अब सवाल उठता है आपके जहन में आएगा कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, एक ही सीट ला पाई थी, रायबरेली अमेठी जैसी सीट तक को गवा दिया कांग्रेस। बात सही है, विधानसभा चुनाव में भी कोई खास जादू नहीं चला। प्रियंका जिनके सर पर जीत का सेहरा हिमाचल और कर्नाटक का बांधा गया, उनका जादू भी उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया था विधानसभा चुनाव। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर वो उतरी जरूर थी। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस मिलती है तो एक बड़ा फर्क ये आता है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जिसको लेकर कंफ्यूजन होता है, उसको लगता है कि मैं कहाँ जाऊँ, कांग्रेस की तरफ जाऊँ, सपा की तरफ जाऊँ, मुस्लिम वोट बैंक है, उसने भरपूर तरीके से समर्थन किया समाजवादी पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव में। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी की सरकार बनी और ऐतिहासिक तौर पर बनी, क्योंकि ऐसा करना अभी हाल के 35-37 सालों के इतिहास में संभव नहीं हो पाया था किसी मुख्यमंत्री के लिए कि वो खुद को रिपीट कर पाए। योगी आदित्यनाथ खुद को वापसी कराने में कामयाब रहे। डबल इंजन की सरकार का यहां से जो है नारा भी निकला, जो हर जगह पर अब चलाया जा रहा है। इस डबल इंजन को टक्कर देने के लिए लोकसभा चुनाव में बहुत जरूरी है कि विपक्षी एकजुटता सीटों के लिहाज से भी देखने को मिले। अब इसमें अपना दल, कमेरावादी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तो विपक्षी एकजुटता के मंच पर दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। ये समीकरण सीटों के बंटवारे के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत मुश्किल नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया, कांग्रेस कई सीटों पर समझौता कर सकती है और हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ सीटें बढ़ती भी दिखाई दे अपनी इस ऐसे प्रयोग करने से। समाजवादी पार्टी को भी इसमें बड़ा नुकसान नहीं है, कई सीटों पर उनका मामला भी उलझता है। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, उदाहरण के लिए आप मैनपुरी की सीट लें, आप फिरोजाबाद की सीट लें, बदायूं की सीट लें, आप इन कन्नौज की सीट लें, आप इन सीटों पर देखेंगे, आजमगढ़ जो अभी लोकसभा उपचुनाव में हार गए, ये सीटें बड़े मजबूत गढ़ माने जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी इन पर फोकस करेगी। कहा भी जा रहा है कि यहाँ पर वो परिवार के लोगों को ज़्यादा मौका दे सकती है। कांग्रेस जो है वो भी कई सीटों पर, अब अमेठी, रायबरेली जैसी जो सीटें वो उनकी परंपरागत सीटें रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं तक सिमटी हुई है। एक समय था जब कांग्रेस का बड़ा जोर उत्तर प्रदेश में चलता था, तो कुछ सीटें जहाँ पर वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, वहाँ समाजवादी पार्टी के सहयोग से निश्चित तौर पर वो प्रदर्शन कर सकते हैं जो अपने दम पर शायद उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में ना कर पाए। और पीलीभीत और सुल्तानपुर की सीटों पर भी नजर बनी हुई है विपक्षी एकजुटता की। देखना होगा कि यहाँ पर बीजेपी और मेनका गांधी और वरुण गांधी के क्या समीकरण रहते हैं और विपक्षी एकजुटता को लेकर इनका क्या रुख रहता है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का इनको लेकर क्या रुख रहता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। एक एक सीट पर खेल होने वाला। अब दोबारा मायावती पर लौटिए। मायावती की स्थिति ये हो गई है कि बेशक पिछली बार वो समाजवादी पार्टी के साथ में जाकर 10 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब हो गई, ये बड़ी कामयाबी थी उनके लिए। जिस तरह की लहर चल रही थी प्रधानमंत्री मोदी की और जिस तरह की जीत पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, क्लीन स्वीप मिले। राजस्थान में चुनाव हार गए थे विधानसभा का, लेकिन देखिए लोकसभा चुनाव में क्या जीत मिली, शानदार। मध्य प्रदेश की यही कहानी थी, कर्नाटक की यही कहानी थी, हरियाणा की यही कहानी थी, छत्तीसगढ़ की यही कहानी थी। आप देखिए कितनी जबरदस्त जीत मिली इस प्रदर्शन को। और जो उत्तर प्रदेश में 62 सीटों का प्रदर्शन है, इसको भी दोहराना ये कोई आसान काम नहीं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था, पंजाब में शानदार प्रदर्शन रहा था, लेकिन इस प्रदर्शन को दोहराना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हो गया। यहाँ पर कांग्रेस से मुकाबला नहीं, अब बड़ा मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर कोई समीकरण बनता है। क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में
में आम आदमी पार्टी को अच्छी कामयाबी मिली, लेकिन दिल्ली उनके सामने एक मॉडल की तरह, एक उदाहरण की तरह कि दिल्ली में वो बेशक विधानसभा चुनाव में उनको जमकर जनता वोट देती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी को सारी की सारी सीटें दे देती है। पंजाब में ऐसा कोई रिस्क ना हो का भी ध्यान आम आदमी पार्टी रखेगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, दिल्ली में चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में अगर ऐसा कोई समीकरण बन गया तो चुनौती। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में यदि मायावती विपक्षी एकजुटता के बीच में ना एनडीए के साथ जाती हैं, ना इंडिया के साथ आती हैं, या ये विपक्षी एकजुटता के गठबंधन के साथ आती हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकजुटता को एक झटका लगेगा। आजमगढ़ को मैं हमेशा एक मॉडल के तौर पर रखता हूं। आजमगढ़ में निरहुआ को पिछली दफा के मुकाबले कम वोट मिले, इसके बावजूद वो सीट जीतने में कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि निरहुआ जो है वो धर्मेंद्र यादव पर भारी पड़ते दिखाई दिए गुड्डू जमाली की वजह से। गुड्डू जमाली भी 2-2.5 लाख वोट पाने में कामयाब रहे। गुड्डू जमाली थे बसपा के उम्मीदवार, और पिछली दफा जब अखिलेश यादव के खिलाफ निरहुआ थे तो बेशक 3 लाख के आसपास वोट पा लिए, इस बार तो 2.5 लाख के आसपास वोट मिले उनको, लेकिन उस वक्त इतने वोट पाने के बावजूद 6 लाख से ज़्यादा वोट अखिलेश यादव को मिले थे। क्यों? वो बसपा का कोई उम्मीदवार नहीं था। ये जो बसपा का उम्मीदवार नहीं होना, ये कई सीटों का समीकरण समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है, जैसे यहां पर बिगाड़ा गया। फायदा किसको मिला? बीजेपी को मिला। बीजेपी के साथ कोई समीकरण बन जाता है तब तो बात ही अलग है, तब तो फिर विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? लेकिन बहुत टेढ़ी खीर है, इतनी आसानी से सीटों का बंटवारा मायावती के साथ नहीं हो सकता है। मायावती की अपनी राजनीति है, कई सीटों पर दावेदारी है। ऐसे में अगर वो 30-40 सीटों की मांग कर दें, जो कि वो निश्चित तौर पर करेंगी, बराबर बराबर से लड़ने की बात कह दें, या 30 सीटों की भी मांग कर दें, तो ऐसा तो नहीं कि 50 सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, या 20 सीटों पर भी श्योर अगर दिखाई दे मायावती, और ऐसा कोई समीकरण बन जाए तो अपने पिछले बार के आंकड़े जीते हुए और ऐसा कोई समीकरण बने। लेकिन देखिए, सीटों का बंटवारा बड़ा पेच है, और ऐसा लगता है कि मायावती ने इसीलिए फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले। विपक्षी एकजुटता के मंच पर वो नहीं गई, और यहाँ पर बड़ा इस बात का सवाल खड़ा हो रहा था। ये तो तय है कि अगर कोई ऐसा महागठबंधन जैसा प्रयोग बिहार और महाराष्ट्र जैसा उत्तर प्रदेश में हो जाता तो मामला ही बिल्कुल अलग हो जाएगा, कि मान लीजिए बसपा, सपा, कांग्रेस इनकी युति बन जाए और आपसी सीटों का समीकरण बन जाए। लेकिन एक अकेले बीजेपी के साथ या एक अकेले समाजवादी पार्टी के साथ जब समीकरण नहीं बन रहा है, तो दो राजनीतिक दलों के साथ में समीकरण कैसे बनेगा? लिहाजा मायावती ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में उनका रुख क्या रहता है। अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी तो नुकसान तो होगा उनका, ये वो भी जानती हैं। वो नुकसान लेकिन पहुंचा भी सकती हैं विपक्षी एकजुटता को। क्या ये सीटों की बार्गेनिंग के लिए अपनी ताकत को दिखाने की एक जोर आजमाइश है? ये देखना भी दिलचस्प होगा। जो भी है, आने वाले दिनों में वो अपने पत्ते शायद खोलें, और खास तौर पर चुनाव के पहले। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।